तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले अपनी दोस्तों को बुला लीजिए, सभी लोगों को फटाफट से बुला लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप्स वगैरह में और सभी लोगों के पास, ताकि एक प्रकार से वह पर्यावरणीय अध्ययन को लेकर के एक भी प्रश्न मिस ना कर सके और जिनकी परीक्षा है वो जा कर के आसानी से इसको 2 से 3 बार वीडियो को देख लें रात में, और उसके बाद में जा कर के आप अपना पेपर दें और पेपर में अच्छे अंक प्राप्त करें। और चूंकि यह पेपर जो होता है एक प्रकार से कंपलसरी पेपर होता है और इस पेपर को देने के बाद में ही आपको उत्तीर्ण माना जाता है पूर्ण रूप से, तो ऐसे में आपको उत्तीर्ण होना इसमें परम आवश्यक होता है। तो ऐसे में यह पेपर आपको देना अति अनिवार्य होता है मेरे भाई। और ध्यान रखेंगे, जो व्यक्ति बीए थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं और उनका पेपर 2 यानी पर्यावरणीय अध्ययन अर्थात उनका है इन्वायरमेंटल स्टडीज, उनके लिए भी यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चाहे आप बीए थर्ड ईयर में हैं, चाहे आप बीए सेकंड ईयर में हैं, चाहे आप बीए फर्स्ट ईयर में हैं, या मेरे प्यारे दोस्तों चाहे आप बीए बीएससी बीकॉम, तो बीएससी सेकंड ईयर थर्ड ईयर और उसके बाद बीकॉम जो है थर्ड ईयर और सेकंड ईयर, या इसी प्रकार से बीएससी एजी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, और उसके बाद में फिर और आप देख सकते हैं जो बीएससी होम साइंस वाले कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी एक प्रकार से सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में यहाँ से एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पर्यावरणीय अध्ययन को लेकर के एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा इस वीडियो को देखने के बाद में। लगभग 500 से अधिक प्रश्नों को हम यहाँ पर जो है चर्चा करने का प्रयास करेंगे, ध्यान रखेंगे। और इसमें बीए बीएससी बीकॉम सभी से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे, सभी का पेपर एक जैसा आता है, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा इस वीडियो को देखने के बाद में, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, बाद में बता दूं आपको कि जो है इससे संबंधित ये पॉलिटिकल साइंस का जो लेक्चर है 15 में से 10 करके दिखाओ, ये प्रश्न अपलोड हो चुका है, उसको देख लीजिएगा। इससे पहले जो है एजुकेशन का भी हमने अपलोड कर दिया है, उसको भी देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ प्रश्नों को, ठीक। तो 15 ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि परीक्षा में हर वर्ष पूछे जाते हैं मैकियावेली से, इसको हमने बता दिया था पॉलिटिकल साइंस में। इसी प्रकार से एजुकेशन का भी हमने बता दिया, उसको भी आप जा करके देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से अब हम शुरू करेंगे आज के वीडियो लेक्चर के, जो एक प्रकार से जो प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने कुछ कतार आएंगी, कुछ इस प्रकार से आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों प्रश्नों की कतार आती रहेगी। आपके सामने दिखाई नहीं पड़ा होगा, सफ़ेद सफ़ेद चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्नों को कलेक्शन हमने किया है, बहुत अधिक मेहनत करने के बाद मैं इन सभी प्रश्नों को ढूंढ पाया हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है पर्यावरणीय अध्ययन को दृष्टि से, ओके। अब यहाँ पर मैं एक एक प्रश्नों को आपको दिखाने का प्रयास करूँगा, उसके आंसर भी आप लोग बताते हुए साथ साथ में चलेंगे, और जो भी जिसका आंसर करेक्ट होता है वो आप लोग अपने हिसाब से बताने का प्रयास करेंगे। चैट सेक्शन में सभी लोग आंसर बताएंगे, बातचीत बिल्कुल भी नहीं होनी है, ध्यान रखेंगे और बड़े ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक एक प्रश्न आपके समझ लीजिए एक एक नंबर का जो है एक प्रकार से द्योतक है, आपका एक नंबर जो है एक प्रश्न में छुपा हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, आपको एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है। फटाफट से एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको अच्छे तरीके से और समझाने में सफल हो सकूं। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर आपके सामने जो है प्रश्न हाजिर है। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ा होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लगातार परीक्षा में बनना है पर्यावरणीय अध्ययन को लेकर के, इसको पढ़ लेंगे। ए ऑप्शन दिया है 5 नवंबर, बी ऑप्शन दिया है 5 जनवरी, सी ऑप्शन दिया 5 जून और डी ऑप्शन दिया है 5 सितंबर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या आपका प्रश्न सही था? चले आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा होगा, पर्यावरण से अभिप्राय है। पर्यावरण से अभिप्राय मतलब होता है क्या मतलब है, तो पर्यावरण से क्या मतलब है भाई। ए ऑप्शन दिया है जीवधारियों के जीवन को प्रभावित करने वाले समस्त दशाओं का कुल योग, बिल्कुल यही करेक्ट आंसर आपका होगा, ए ऑप्शन, ठीक। बाकी ऑप्शन में एक सुंदर प्रदेश से सी ऑप्शन दिया था वन आवरण, डी ऑप्शन दिया था औद्योगिक उत्पादन, तो ये सब नहीं होगा। आपका क्या होगा, पर्यावरण से अभिप्राय जीवधारियों के जीवन को प्रभावित करने वाले समस्त दशाओं के कुल योग को कहते हैं, या फिर कुल योग से होता है। तो आपसे पूछे पर्यावरण किसे कहते हैं, तो जीवधारियों के जीवन को प्रभावित करने वाले समस्त दशाओं के कुल योग को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। क्या ये बातें समझ में आ रही मेरे भाई? फटाफट से लाइक करके आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न फटाफट से, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मैं एक भी प्रश्न में आपको ज़्यादा समय नहीं लूंगा, तुरंत आपको बताने का प्रयास करूंगा, ताकि आपका भी मन लगा रहे। और जो व्यक्ति एक बार जुड़ चुके हो मेरे भाई, वह लास्ट तक बने रहेंगे। लगभग आपकी क्लास थोड़ी लंबी होगी, तो उसके लिए जो है आप लोगों को लास्ट तक चलना पड़ेगा, क्योंकि एक ही वीडियो के अंतर्गत बहुत सारे प्रश्न, लगभग 500 से अधिक प्रश्नों का समावेश किया गया है। तो ऐसे में थोड़ा समय तो अवश्य लगेगा, तो उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। यहाँ पर देखेंगे
अगला प्रश्न आपके सामने है, पर्यावरण शब्द निम्न में से किस शब्द की मूल अभिव्यक्ति करता है? ए ऑप्शन दिया है समस्त पारिस्थितिकी का, बी ऑप्शन दिया है जैविक तत्व, सी ऑप्शन दिया है भौतिक परिवेश और डी ऑप्शन दिया है भौगोलिक स्थिति। तो पर्यावरण शब्द जो होता है वह भाई समस्त पारिस्थितिकी का क्या है, मूल अभिव्यक्ति करता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यहीं पर आपको दिया हुआ है, पर्यावरण में निम्न में से कौन सा तत्व सम्मिलित है? पर्यावरण में निम्न में से कौन से तत्व सम्मिलित हैं? अब भाई यहाँ पर सबसे पहले लिखा कौन से तत्व। अब यहीं से आपको प्रश्न से ही पता चल रहा है कि कौन से मतलब कि लगभग बहुवचन में आपकी वाक्य चला गया। अगर आपको हिंदी का ठीक ठाक नॉलेज है तो आप ये इस जो है लाइन को पढ़ने के बाद में आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि लगभग 2-3 तत्व जरूर होंगे। तो ऐसे में मेरे भाई आपको एक ऑप्शन डी वाला मिलता है, उपर्युक्त सभी वही करेक्ट आंसर होता है। लगभग मेरे भाई 10 से 11 प्रश्न आपकी परीक्षा में ऐसे ही पूछे जाते हैं जिसमें कार्य विशेषता तत्व और महत्व और इन सभी के बारे में पूछा जाता है, जिसमें आपका उपर्युक्त जो है सभी करेक्ट आंसर होता है डी ऑप्शन में जो कि दिया होता है। यहाँ पर देखेंगे भौतिक तत्व, ए बी ऑप्शन दिया जैविक तत्व, सी ऑप्शन दिया सांस्कृतिक तत्व। तो भौतिक तत्व, जैविक तत्व और सांस्कृतिक तत्वों के समावेश से पर्यावरण नामक जो आवरण होता है जो कि हमको चारों तरफ से घेरे हुए है वह बनता है। तो उपर्युक्त सभी से। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? ए ऑप्शन दिया पर्यावरण अजैव तत्वों का समूह है, बी ऑप्शन पर्यावरण जैव तत्वों का समूह है, सी ऑप्शन पर्यावरण विधिक भौतिक अभौतिक तत्वों का समूह है। यही करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन ये। ठीक, भौतिक और अभौतिक तत्वों का क्या है, समूह है विविध रूप का। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है देखें यहाँ पर, पर्यावरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पर्यावरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन दिया पर्यावरण में रहकर ही जीवधारी अपना जीवन यापन कर सकता है, बी ऑप्शन दिया है जीवों के चारों ओर की वस्तुएं पर्यावरण बनाती हैं। और ध्यान रखेंगे दोनों कथन बिल्कुल सही प्रतीत हो रहे पर्यावरण के संदर्भ में। तीसरा जो देखिए यहाँ पर लिखा है पर्यावरण में जीवों का परस्पर साहचर्य आवश्यक नहीं है। यही करेक्ट आंसर, यही जो है आपका गलत है, मतलब कि करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। और चौथा भी आपका यही डी वाला बिल्कुल सही है। जैविक तथा अजैविक घटक पर्यावरण के महत्वपूर्ण भाग है। तो पर्यावरण में रहकर ही कोई जीवधारी अपना जीवन यापन कर सकता है, बिल्कुल ठीक है बात। जीवों के चारों ओर की वस्तुएं पर्यावरण बनाती हैं, बिल्कुल सही है। और आपका जैविक तथा अजैविक घटक पर्यावरण के महत्वपूर्ण भाग है, बिल्कुल सही है। ये जो ऑप्शन आपको दिया गया है सी वाला, यही ऑप्शन मेरे भाई आपका गलत है। और इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, पर्यावरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पर्यावरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए ऑप्शन दिया पर्यावरण स्थिर रहता है, असत्य बोल रहा है। तो पर्यावरण भाई स्थिर नहीं रहता। सबसे पहली बात ये समझिए पर्यावरण क्या होता है, अस्थिर होता है। पर्यावरण में चेंजमेंट होता रहता है। और यहाँ पर देखें और भी कथन जो सत्य है इसको जरूर पढ़ लीजिए। पर्यावरण जैव जगत का निवास क्षेत्र है, बिल्कुल ठीक बात है। पर्यावरण में संसाधनों का अपार भंडार होता है, ठीक बात है, बिल्कुल सही होता है संसाधनों का अपार भंडार। पर्यावरण में जीवों का परस्पर सहचर्य होता है, बिल्कुल, एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं, यही इसी को हम सहचर्य जीवन कहते हैं, सहचर्य लाइफ कहते हैं। यह भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों परिप्रेक्ष्य में जो है पर्यावरण के संदर्भ में बातें सही हैं। लेकिन पर्यावरण स्थिर होता है यह बात बिल्कुल गलत है। पर्यावरण अस्थिर होता है, कभी भी परिवर्तित होता रहता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है। पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है। ये ऑप्शन दिया राजनीतिक संरक्षण। भाई राजनीतिक संरक्षण पर्यावरण में थोड़ी ना होता है। मृदा संरक्षण होता है, जल संरक्षण, वन संरक्षण, ये सब होता है, क्योंकि ये सब प्राकृतिक अंग है। जबकि राजनीतिक संरक्षण जो होता है प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम चीज़ें हैं। और ये हमने अपनी सुविधाओं के हिसाब से राजनीति शास्त्र और इसी प्रकार से इतिहास भूगोल इन सभी को अपने हिसाब से हमने बांटा है। बट जब आप जल संरक्षण या वन संरक्षण या मृदा संरक्षण की बात करते हैं तो सब पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु के अंतर्गत आते हैं, ठीक, ना कि जो राजनीतिक संरक्षण होता है। आगे समझते हैं अगला प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है, कैसी प्रकृति, नेचर कैसा है, इन्वायरमेंटल स्टडीज का आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई एकल अनुशासनिक है या फिर सकुचित है, संकुचित है, या फिर द्वि अनुशासनिक है, या फिर बहु अनुशासनिक है। तो भाई सबसे पहले जाने पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है वह कैसी है, बहु अनुशासनिक है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। क्या करेक्ट होगा भाई, डी आंसर इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने कि शब्द जो होता है जैवमंडल का प्रयोग, शब्द जैवमंडल, जो जैवमंडल शब्द है उसका प्रयोग पृथ्वी के उस क्षेत्र
के लिए किया जाता है जहाँ जीवन होता है। क्या? जैवमंडल शब्द का प्रयोग पृथ्वी के उस क्षेत्र के लिए किया जाता है जहाँ जीवन होता है। उसके परिप्रेक्ष्य में कौन सी बातें सही है? तो भाई जो है सैलमंडल सतह पर, जलमंडल में, या फिर सैलमंडल या जलमंडल में, या फिर सैलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल में, सभी में। तो भाई जय शब्द जो जैवमंडल है उसका प्रयोग पृथ्वी के उस क्षेत्र के लिए किया जाता है जहाँ जीवन होता है। तो भाई कौन सा? सैलमंडल सतह पर। कहाँ पर? सैलमंडल सतह पर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे भाई। अगला प्रश्न दिया गया है, जल जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? तो जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल की जो परत होती है आयन मंडल, वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। कौन सी? आयन मंडल। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। फटाफट से आप सभी लोग बताने का भी प्रयास करते रहेंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग जुड़े हैं सभी लोगों को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मेरे भाई, और राम राम नमस्ते सभी को। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और इसी प्रकार से आप लोग लास्ट तक बने रहें। वीडियो को बीच में स्किप मत करके आप कहीं जाइए। 2 घंटे आज आप खाना मत खाइए, आराम से पढ़िए मेरे भाई, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो आप आज मैं आपको 2 घंटे मांग रहा हूँ, उसके बाद में आपसे कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा एग्जाम्स में, ये मैं बता रहा हूँ। लगातार इधर उधर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। शुक्ला एचडी पॉइंट ऐसी सीरीज लाता है, ऐसी श्रृंखला लाता है जिसमें हर एक विषय वस्तु को एक ही पेपर, मतलब एक ही वीडियो के अंतर्गत पूरे के पूरे पेपर को समाहित करने का प्रयास करता है। आप देखे होंगे शुक्ला एचडी पॉइंट लगातार आप लोगों के समक्ष जुड़ा हुआ था, लगातार आपके मॉडल पेपर देते रहा, और आज आप देखते होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार उन मॉडल पेपर्स को देख करके अच्छे अंक प्राप्त कर रहे हैं और अच्छे तरीके से अपनी कॉपी लिख रहे हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा है। क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? निम्नलिखित में से कौन सी भारी धातु जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है? निम्नलिखित में से कौन सी भारी धातु जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है? ए ऑप्शन दिया क्रोमियम, बी दिया सिलिकॉन, सी दिया मैग्नीशियम, डी दिया बोरान। क्या करेक्ट आंसर होगा? तो भाई जो भारी धातु होती है जो कि जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होती है वह होती है क्रोमियम। क्या? क्रोमियम। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सागरीय बायोम में प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो प्लैंकटन को कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में प्लैंकटन आपको जो दिखाई पड़ा, जू प्लैंकटन। ठीक, तो जू प्लैंकटन को कहते हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। प्लैंकटन कौन होते हैं? जो कि मछलियों के भोजन होते हैं प्लैंकटन। तो वो एक प्रकार से सागरीय बायोम में, सागर में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, उन्हीं को लोग उपभोग करते हैं, उनका खाते हैं। तो मछलियाँ किनको खाती हैं? प्लैंकटन को खाती हैं। और मछलियों को कौन खाता है? मनुष्य खाता है। तो इस प्रकार से बात की जाए तो वहाँ पर कौन हुआ? मछली कौन है भाई? प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उत्पादक, सॉरी क्या है? प्राथमिक, मतलब कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? जू प्लैंकटन है। तो सागरीय बायोम में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता जू प्लैंकटन है। जू प्लैंकटन को खाती कौन है? मछली। तो मछली क्या हो गई? द्वितीयक उपभोक्ता हो गई। ठीक, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस जो है माह में होता है? अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है भाई? तो सितंबर और अक्टूबर माह में होता है। सितंबर और अक्टूबर माह में अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखने का प्रयास करें, सबसे ज़्यादा मतलब कि प्रदूषण किससे होता है? सबसे ज़्यादा प्रदूषण किससे होता है? तो CO से होता है। किससे होता है? कार्बन डाई, मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है। किससे? कार्बन मोनोऑक्साइड से। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है भाई कि किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो भाई जापान में सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होती है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से जो है बनता है? रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है? तो भाई किससे होता है? वह मैग्नीज से होता है। मैग्नीज से क्या होता है? रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर जो होता है वह किससे होता है? वह मैग्नीज से होता है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अखबार में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है? एक बार फिर से 2 बार प्रश्न पढ़ें क्या? कुछ लोग कह रहे हैं सर तेज पढ़ा रहे हो। नहीं, तेज नहीं पढ़ा रहे भाई, थोड़ा आपको तो मेहनत करना पड़ेगा। वैसे मैं थोड़ा धीरे चल रहा हूँ। अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है भाई? तो जो है अखबार में कौन सा होता है? पीबी होता है। पीबी मतलब क्या होता है? लेड आपका। तो लेड जो होता है वह अखबार में पाया जाने वाला विषैला तत्व होता है, सीसा जिसको एक प्रकार से आप बोल सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। घर में हानिकारक विकिरण,
घर में हानिकारक विकिरण जो होता है उसका सबसे बड़ा स्रोत कौन है? घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत है कौन है? ए दिया है पंखा, बी दिया है हीटर, सी दिया है रंगीन टीवी या डी दिया है ट्यूब रोशनी। तो भाई घर में सबसे अधिक अगर जो कोई हानिकारक विकिरण फैलाता है वह कौन है आपका? हीटर। कौन है भाई? हीटर। हीटर के माध्यम से होता क्या है? हीटर के माध्यम से सबसे अधिक मात्रा में हानिकारक जो विकिरण होती है यानी कि जो किरणें या फिर जो रेज होती हैं वह आपके घर में फैलती हैं हीटर से। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखें यहाँ पर, वायु प्रदूषण क्या दिया है आपके सामने? क्या दिया है मेरे भाई? क्या दिया है? वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक हैं। वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक हैं। ए ऑप्शन हरित शैवाल तथा जलीय लीवर वर्ड्स, और बी दिया है फर्न और तथा साइकस, सी दिया है लाइकान तथा मॉस, और डी दिया है नीम तथा आम। तो भाई वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक कौन है? लाइकन और मॉस। कौन? लाइकन और मॉस। ऑप्शन इसका एक सी करेक्ट है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा होगा, आप लोग अच्छे तरीके से उसको देख पा रहे होंगे। चलिए बात करते हैं पहला प्रश्न इसके, मतलब कि पहला प्रश्न क्या आपके सामने अगला प्रश्न, जल जनित बीमारी कौन सी है? मतलब जल के द्वारा कौन सी बीमारी यहाँ पर जो है आपको दिखाई पड़ती है? भाई देखेंगे पीलिया होती है जल की जनित का बीमारी है, या रेबीज़ यानी जो कुत्ते के काटने से होती है, पोलियो या फिर टेटनस। तो टेटनस वगैरह जो होता है आपका लोहा वगैरह लग जाए आपको, तो मुर्चा अगर लोहे में लगा है तो आपको टेटनस हो जाता है। पोलियो आप समझते हैं आप अपंग जो है पैदा हो या फिर आपको पोलियो मार दे, तो ऐसे कहीं भी आप देखते पोलियो का टीका वगैरह लगाया जाता था बचपन में। तो जल जनित जो बीमारी है आपका जो पीलिया होती है, सॉरी जो पीलिया होती है वही होती है। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है, पीलिया जल जनित बीमारी है। पोलियो ये है, ठीक, पोलियो डी ऑप्शन में दिया गया। तो आपका करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई? इसका जल जनित जो बीमारी होगी वो कौन सी होगी? पीलिया होगी, ठीक, ध्यान रखेंगे। ओके, पीलिया, पीलिया, ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न अम्ल वर्षा है। अम्ल वर्षा क्या करती है भाई? तो अम्ल वर्षा ऑप्शन ए में कह रहा है कि जल का पीएच मान बढ़ा देती है अम्ल वर्षा, बी में कह रहा है कि जल का पीएच मान घटा देती है, सी में कह रहा है कि जल का पीएच मान प्रभावित नहीं होता है अम्लीय वर्षा से, या फिर डी में कह रहा है आपसे कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई जल का पीएच मान बढ़ा देती है अम्लीय वर्षा। क्या करती है? जल का पीएच मान कैसे क्या करती है भाई? बढ़ा देती है। कौन? अम्लीय वर्षा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट आ चुका है। क्या आ चुका है कि औद्योगिक जो है मतलब कि एफ्यूलिसेंट, तो औद्योगिक एफ्यूलिएसेंट में निम्न पाया जाता है। मतलब औद्योगिक मतलब कि एफ्यूलियंट्स में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो विषाक्त पदार्थ भी पाए जाते हैं उसमें, गंदे पदार्थ भी पाए जाते हैं, हैवी मेटल्स भी पाए जाते हैं, यानी ये सभी पाए जाते हैं। उपयुक्त डी, ठीक है। ऐसे प्रश्न पूछे औद्योगिक एफ्यूलियंट्स में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, तो आप बताएंगे सारी चीज़ पाई जाती है, मतलब कि जो विषैली चीज़ें होती हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए आप सभी लोग। अगला प्रश्न आपके लिए आ चुका है भाई, ये और सभी लोग अंत तक बने रहेंगे मेरे भाइयों के, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और लगभग इसी प्रकार से बहुत सारे प्रश्न अभी बाकी हैं। तो अभी लगभग आपने मेरे प्यारे दोस्तों लगभग 30 से 40 वाले प्रश्न आप डिस्कस कर चुके हैं, और अभी लगभग इसी प्रकार से आप 500 से अधिक प्रश्नों का समावेश आप देखने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत प्रकार की मतलब कि फेफड़ों, बहुत प्रकार की फेफड़ों की बीमारियों का कारण क्या होती है? जो फेफड़ों में बहुत प्रकार की बीमारियाँ हो जाती है अलग अलग प्रकार की, उसका क्या कारण होता है भाई? फेफड़ों में होने वाले को बीमारियों का सीधा सा कारण होता है वायु प्रदूषण। क्या? वायु प्रदूषण। आगे देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग की अधिकतम सामर्थ्य किसमें होती है? तो ग्लोबल वार्मिंग की सबसे अधिक सामर्थ्य किसमें होती है भाई? ग्लोबल वार्मिंग को क्या कहते हैं? वैश्विक तापन कहते हैं हिंदी में। ग्लोबल माने होता है वैश्विक और वार्मिंग मतलब होता है तापन, ठीक है, ऊष्मन जिसको आप कह सकते हैं। तो इसका अधिकतम सामर्थ्य जो होता है CFC 12 में होता है। CFC 12 मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, जो कि रेफ्रिजरेटर और जो है AC वगैरह जो होती है, एयर कंडीशनर वगैरह, इनसे सबसे जो है उत्पन्न होती हैं ऐसी गैसें। तो इनसे क्या होता है भाई? इनसे ग्लोबल वार्मिंग की जो है समस्या बढ़ती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन ग्लोबल वार्मिंग? तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब जो होता है आपका, ग्लोबल वार्मिंग से हमारा मतलब या हमारा मतलब क्या होता है कि क्या होता है, जो आपका वातावरण होता है गर्म हो जाता है, और गर्म वातावरण के संपर्क में जो हवाएं होती हैं वह भी गर्म हो जाती हैं। इस प्रकार से इस घटना के तदुपरांत होता है क्या? इसी घटना को हम क्या कहते हैं? जब वातावरण गर्म हो जाए तो इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसके माध्यम से होता क्या? बर्फ़ें पिघलने लगती हैं, जो ऊपर जो है ग्लेशियर वगैरह हैं वह पिघलने लगते हैं, और पिघलने के बाद में जो होता है नदियों में जल अधिक मात्रा में बहना प्रारंभ हो जाता है, और उसके बहने से क्या होता है, जो समुद्र में नदियाँ चूँकि आकर के गिरती हैं, तो समुद्र में जब नदियाँ आकर के गिरती है भाई, नदियों के जल बढ़ने से समुद्र
समुद्र में भी जल स्तर की वृद्धि होती है और ऐसे में जो नदी वगैरह द्वीप होते हैं वह जो तटीय इलाके होते हैं वह सभी क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। इसके लिए जो अंटार्कटिका वगैरह में जो आपकी जो है बड़ी बड़ी जो है बर्फ़ के पहाड़ हैं वह भी पिघलना प्रारंभ कर देते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग वही समस्या है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसान मतलब कि चिपको आंदोलन शुरू किया गया। चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया भाई? चिपको आंदोलन वृक्षों के संरक्षण हेतु शुरू किया गया था। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा जी जो थे इसके एक प्रकार से प्रणेता थे, उन्होंने इसको प्रारंभ करवाने में मदद करी थी। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो चिपको आंदोलन शुरू किया गया, किसने किया था? तो किसने करा था भाई? तो सुंदरलाल बहुगुणा वृक्षों के संरक्षण हेतु क्या करते थे भाई? जब कोई वृक्षों को काटने के लिए आता था तो पेड़ में चिपक जाते थे और कहते थे पहले मुझे काटो उसके बाद में पेड़ को हाथ लगाना। ठीक, तो ये हुआ एक प्रकार से क्या, चिपको आंदोलन। अगला प्रश्न आप देखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक है, ताप है, वायु है या फिर जल है या पौधे हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र का जो जैविक घटक है आपका क्या है भाई? वो पौधे हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाउस प्रभाव है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है भाई? वैश्विक ताप में अगर वृद्धि हो जाती तो उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ध्यान रखेंगे कि उसी को क्या कहते हैं हम? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, हरित गृह प्रभाव। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन होने का क्या कारण होता है भाई? यूट्रोफिकेशन जो है वह किसके कारण से होता है? वायु प्रदूषण के कारण होता है, या जो है जल में पोषक तत्वों की अधिकता मतलब की अधिक मात्रा से होता है, या वनों के कटाव से होता है, या कीटनाशक का कृषि में अधिक प्रयोग से होता है? तो जो फिकेशन होने का कारण जो है वह जल में पोषक तत्वों की अधिकता अगर हो जाती है तो उसी से होता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। जेट विमानों के द्वारा उत्सर्जित प्रदूषण है। जेट विमानों के द्वारा जो उत्सर्जित प्रदूषण होता है निम्न में से कौन सा होता है? ए ऑप्शन दिया एरोसोल, बी ऑप्शन दिया स्मोक, सी ऑप्शन दिया स्मॉग और डी ऑप्शन दिया कोहरा। तो भाई जेट विमानों के द्वारा जो उत्सर्जित प्रदूषण होता है, जो आप देखते हैं रॉकेट वगैरह उड़ते जा रहे हैं उनके पीछे आप देखते हो धुआं धुआं सा कुछ बना रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एरोसोल कहते हैं। वही होता है जेट विमानों के द्वारा किया गया वायु प्रदूषण। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्रदूषित जल के लक्षण हैं। प्रदूषित जल के लक्षण हैं भाई, प्रदूषित जल के लक्षण कौन कौन से हैं, मतलब क्या है लक्षण? ए ऑप्शन दिया सतह पर कोई बाह्य पदार्थ ना हो, ये लक्षण नहीं होता प्रदूषित जल का। दूसरा दिया है दुर्गंध, गंदा स्वाद, तेल एवं ग्रीस पानी की सतह पर, बिल्कुल यही करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला दिया है आपका भौतिक स्वरूप में कोई परिवर्तन ना हो, होता है। कम घनत्व नहीं, घनत्व भी ठीक ठाक होता है। तो प्रदूषित जल के लक्षण कौन होते हैं भाई? दुर्गंध, गंदा स्वाद, तेल एवं ग्रीस पानी की सतह पर होते हैं, इसी को हम गंदा प्रदूषित जल कहते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट आ चुका है, स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा होगा आप सभी लोगों को, मेरी आवाज़ वगैरह आप तक पहुंच रही है? क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? फटाफट से बताने का प्रयास करें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट आर नॉट? क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? तो बताने का प्रयास करें, तब तक मैं जल ग्रहण कर लेता हूँ। चलें, आपके सामने आ चुका है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखें, जून 1992 में ब्राज़ील में हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का नाम है। क्या नाम था भाई? जून में जो 1992 में ब्राज़ील में जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था उसका नाम था मेरे प्यारे दोस्तों पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो हुआ था यह एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, और यह कहाँ पर हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। कब हुआ था मेरे भाई? तो जून महीने के 1992 सन में हुआ था। ठीक, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा कि जून 1992 में ब्राज़ील में हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का क्या नाम था? तो पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त सम्मेलन, इसका मतलब संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यह नाम था इसका। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ग्रीन हाउस प्रभाव किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछ लिया गया भाई, ग्रीन हाउस प्रभाव किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो भाई किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? जे फूरियर। जे फूरियर ने 1827 में इसको प्रतिपादित किया था, इसके बारे में जानकारी दी थी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जीवमंडल की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है। जीवमंडल की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई कौन सी है? परितंत्र ही क्या होती है? जीवमंडल की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है क्या? परितंत्र। ओके, या पारितंत्र।
आगे देखते हैं पारितंत्र या पारितंत्र। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने, अम्लीय वर्षा में क्या होता है। भाई अम्लीय वर्षा जो होती है, आप सुनते आए दिनों की मथुरा वगैरह में अम्लीय वर्षा होती है, राजा जो है वहाँ पर जो है जो आपका ताजमहल है उसके किनारे, तो अम्लीय वर्षा होती, तो अम्लीय वर्षा में क्या क्या तत्व बरसते हैं, आखिरकार पानी में कौन से तत्व मिल जाते हैं जिसके कारण से अम्लीय वर्षा होती है। तो HNO3 और जो है और HCl और H2SO4, ओके, ये 3 तत्व जो होते हैं इनके मिश्रण से क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है। HNO3 ठीक, और HCl, और उसके बाद में आपका क्या हो गया, H2SO4, ओके। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है। तो फसल पारितंत्र जो होता है यह मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, इसी को मानव निर्मित पारितंत्र या पारिस्थितिकी कह सकते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, औद्योगिकरण में वृद्धि मानव को किस प्रकार प्रभावित करती है। औद्योगिकरण में अगर आप वृद्धि करेंगे तो मानव पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। तो भाई पर्यावरण को प्रदूषित जो है एक प्रकार से अधिक मात्रा में होगा, पर्यावरण प्रदूषण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि औद्योगिकरण बढ़ेगा उसके कारण से उसके चिमनियों से धुएं वगैरह निकलेंगे, उसके कंपनी में जो मलबे होंगे वह एक प्रकार से जल में जाएंगे तो जल प्रदूषण भी बढ़ेगा। इस प्रकार से फैक्ट्रियाँ चलेंगी तो वायु प्रदूषण मतलब कि एक प्रकार से क्या होगा, धुएं से वायु प्रदूषण, उसके मलबे से जल प्रदूषण। और औद्योगिक में जब आप देखते हैं जब उद्योग चलते हैं, मशीनें चलती हैं तो विभिन्न प्रकार की आवाज़ें करती हैं, उन आवाज़ों के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण भी होता है। तो इस प्रकार से कई प्रदूषण सामने आते हैं। तो भाई पर्यावरण को प्रदूषण करने में बहुत अधिक योगदान देता है कौन, औद्योगिकरण, ठीक, ध्यान रखेंगे। औद्योगिकरण से नगरीकरण भी बढ़ता है, लोग नगरों में बसना प्रारंभ कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं पे औद्योगिकरण बहुत तरीके से हमको जो है प्रदूषित करता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, पर्यावरण मित्र उत्पादों को दिया जाता है, पर्यावरण मित्र उत्पादों को क्या जाता है, इको मार्क। जिस भी आप देखते होंगे, जिस भी आप कोई भी अगर प्रोडक्ट आप जो है परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो वहाँ पर इको मार्क अगर लगा हुआ है, इको मार्क लगा है, इसका मतलब वह पर्यावरण का मित्र है, मतलब पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान वह नहीं पहुँचाता है, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उन चीज़ों को बनाया गया है, ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात का। आगे बढ़ते हैं, तो ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाई जो मैं बता रहा हूँ। तो लगभग आपने बहुत सारे प्रश्नों को समझा, इसी प्रकार से और आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक। चले, स्पीड ठीक ठाक है ना, उसको भी बताते रहिएगा साथ साथ में। देखें अगला प्रश्न आपका है, पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया कब, आयोजित किया गया, पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया कब, आयोजित किया गया भाई, तो रियो डी जेनेरियो में, या फिर कहाँ पर आयोजित किया गया, तो रियो डी जेनेरियो में जो है आयोजित किया गया, कौन, पृथ्वी मतलब कि सम्मेलन, ठीक। कौन सा सम्मेलन भाई, पृथ्वी सम्मेलन जो था कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो रियो डी से जो है जेनेरियो में जो है मतलब कि आयोजित किया गया। आगे अभी इसके बारे में और भी प्रश्नों को हमने रखा, उसको भी बताने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे सदा होते हैं, फटाफट से लाइक करें। पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे सदा होते हैं, भैया उपभोक्ता होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे, या अपघटनकर्ता होते हैं, या उत्पादक होते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं होते। तो क्या होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे, उत्पादक होते हैं, क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर नीचे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, थोड़ा ऊपर कर दें इसको, हाँ देखें, पारिस्थितिकी तंत्र बनता है निम्न में से, किससे बनता भाई, तो सभी से बनता है, जंतुओं से भी बनता है, पौधों से भी बनता है, और भौतिक पर्यावरण से भी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। तो ऊपर एक तो डी इज राइट आंसर, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा है मेरे भाई, देखें यहाँ पर कि वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है, वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है, पृथ्वी के समीप वायुमंडल में मुख्यतया पाई जाती हैं। तो पृथ्वी के समीप वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अधिक मात्रा में आपको दिखाई पड़ेंगे, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, आ गया अर्थ+5 नामक पर्यावरण सम्मेलन जो हुआ था, अर्थ+5 पर्यावरण जो सम्मेलन हुआ था निम्न में से कहाँ पर संपन्न हुआ था, मॉन्ट्रियल में हुआ था, या न्यूयॉर्क में हुआ था, या क्योटो में हुआ था, या फिर रियो डी जेनेरो में हुआ था, कहाँ पर, तो न्यूयॉर्क में हुआ था, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता के प्रमुख प्रकारों में जो नहीं है वह कौन सा है इसमें से। तो भाई पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता के प्रमुख प्रकारों में पहले जानिए कौन कौन चीज़ें हैं। तो सतत स्थिरता पर्यावरण तंत्र की स्थिरता का प्रमुख प्रकार है, चक्रीय स्थिरता भी है और लोचपूर्ण स्थिरता भी है। बचा कौन आपका, पूर्ण अस्थिरता जो होती है यही नहीं होती है पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता के कारण, ठीक। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट आ चुका आपकी स्क्रीन पर,
पारिस्थितिकी तंत्र में अस्थिरता यानी संकट के प्रमुख कारण कौन से हैं? तो कौन से भाई? जनसंख्या विस्फोट भी है, अशिक्षा एवं अज्ञानता भी है और निर्धनता भी, यानी उपरोक्त डी ये सभी हैं। ठीक, पारिस्थितिकी तंत्र में अस्थिरता के प्रमुख कारण कौन हैं? अशिक्षा एवं अज्ञानता, जनसंख्या विस्फोट, निर्धनता इत्यादि। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। प्रदूषण के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? तो भाई प्रदूषण के कई प्रकार होते हैं। वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया। ये तीन के तीनों प्रकार के प्रदूषण अगर पूछे एक में कौन करता है तो औद्योगिकरण से ये तीनों प्रदूषण एक साथ होते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट आ चुका है। ओजोन परत के क्षरण का संबंध जिस प्रदूषण से होता है वह है। ओजोन परत के क्षरण का संबंध जिस प्रदूषण से होता है वह कौन सा प्रदूषण है? तो वायु प्रदूषण के माध्यम से ओजोन परत का क्षरण यानी हानि हो रही है ओजोन परत में। अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से निम्न में से जो जल प्रदूषण का कारण नहीं है, निम्न में से जो जल प्रदूषण का कारण नहीं है वह कौन सा है भाई? तो धरातलीय परिवहन जो है यह क्या है? वह जल प्रदूषण का कारण नहीं होता है। धरातलीय परिवहन जो होता है वह जल प्रदूषण का कारण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से जो प्रदूषक गैस नहीं वह कौन सी है? इनमें से कौन सी प्रदूषक गैस नहीं है भाई? तो इनमें से कौन सी प्रदूषक गैस नहीं? नाइट्रोजन जो है प्रदूषक गैस नहीं है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और सल्फर डाइऑक्साइड ये तीनों के तीनों हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। प्राकृतिक पर्यावरण का जैविक तत्व है। प्राकृतिक पर्यावरण का जैविक तत्व कौन सा है? बताने का प्रयास करें फटाफट से। प्राकृतिक पर्यावरण का जैविक तत्व कौन सा है? प्राकृतिक पर्यावरण का जैविक तत्व कौन सा है? तो भाई कौन सा है? प्राकृतिक वनस्पतियाँ जो होती है वह प्राकृतिक पर्यावरण का जैविक तत्व कहलाती हैं, प्राकृतिक वनस्पतियाँ। आगे देखते हैं, भौगोलिक स्थिति पर्यावरण का किस प्रकार का तत्व है? तो बताएं, भौगोलिक परिस्थिति भौगोलिक स्थिति पर्यावरण का किस प्रकार का तत्व है? भौतिक तत्व है, जैविक तत्व है या फिर अमूर्त तत्व है? तो कैसा तत्व है भाई? अमूर्त तत्व होता है भौगोलिक स्थिति पर्यावरण का। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट आ चुका है। अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट आ चुका है कि किसी भी क्या प्रश्न है आपका? किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक संख्या होती है, किसकी होती भाई? तो प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में या फिर कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र हो उसमें आपकी जो संख्या अधिक मात्रा में होगी और मृतोपजोवी की होगी। किसकी होगी? मृतपोषी की होगी। किसकी होगी? मृतपोषी की होगी। ऑप्शन इसका ये करेक्ट है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा होगा, आप सभी लोगों को दिखाई पड़ रहा है। चलिए फटाफट से बताने का प्रयास करें। अगला प्रश्न है आपके सामने, पारिस्थितिकी तंत्र के दो भाग कौन कौन से हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के दो भाग। तो भाई पारिस्थितिकी तंत्र के दो भाग कौन से? तो एक तो होता है जीवीय और एक होता है अजीवीय। क्या? एक तो जैविक और एक अजैविक। क्या? एक जीवीय अजैविय, दोनों मतलब एक ही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो सांप जो होता है वह द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता होता है। ध्यान रखें, किसका? द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके ये जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। घरों में साज सज्जा की सामग्री। क्या? घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे कृत्रिम परितंत्र को हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? एक्वेरियम कहते हैं। आप मछली वगैरह रखते हैं, एक्वेरियम। आगे ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। नेक्स्ट पर देखेंगे, घास के मैदान की खाद्य कड़ी में सर्वोच्च उपभोक्ता कौन से होते हैं? तो मांसाहारी होते हैं। घास के मैदान की खाद्य कड़ी में सर्वोच्च जो उपभोक्ता होते हैं, जो सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं वह कौन होते हैं? मांसाहारी। आगे देखते हैं भाई, अगला प्रश्न आपके लिए, तालाब एवं झील किस प्रकार के आवास हैं? तो तालाब और झील जो हैं वह जलीय आवास हैं। कैसे आवास हैं? जलीय आवास हैं। कैसे आवास हैं तालाब और झील? जलीय आवास हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से निम्न स्तर के जीवधारी जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि कवक, जैसे कि और तमाम प्रकार के जो छोटे छोटे जीव होते हैं जो कि जीवधारी हैं, छोटे मोटे, ठीक, आदि को किस श्रेणी में हम रखते हैं? ठीक, जैसे कि आपके पैरामीशियम वगैरह हो गई, ये सारे की चीज़ें, इसको हम अपघटक में रखते हैं। किस में रखते हैं? अपघटक में रखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, डीडीटी, ठीक, डीडीटी जो होता है एक प्रकार से इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, क्या है डीडीटी? तो डाईक्लोरो डाईफ्लोरो जो है ट्राइटेनियम या फिर ट्राइक्लोरोएथेन, इस प्रकार से था। ठीक, तो डाईक्लोरो डाईफ्लोरो जो है ट्राइटेनियम। ओके, यह भी आपका ये डी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, दैनिक जीवन में
अत्यधिक प्रयोग की जाने वाली पॉलीथीन किस प्रकार की प्लास्टिक होती है? दैनिक जीवन में अत्यधिक प्रयोग की जाने वाली पॉलीथीन किस प्रकार की प्लास्टिक होती है? तो वह प्लास्टिक भाई कैसी होती है? थर्मोप्लास्टिक होती है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। कैसी? थर्मोप्लास्टिक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, घरों में प्रयुक्त सिलेंडरों से गैस के रिसाव पर जो दुर्गंध आती है वह पदार्थ कौन सा होता है? तो घरों में जो है जब सिलेंडर जो होता है, गैस सिलेंडर जो होता है, जब वह कहीं पर आप देखते हैं लीकेज होता है तो उससे जो महक आती है वह किस प्रकार की, मतलब किस तत्व की महक होती है भाई? तो वह होती है एथिल मारकैप्टन की। किसकी होती है? एथिल मारकैप्टन की। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है? तो भाई SO2 जो होती है या बहुत जो है एक प्रकार से अत्यधिक हानिकारक गैस होती है जो कि वातावरण में सल्फर मिश्रित जो है गैसों में से है। अगला है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1992 में प्रथम जो है क्या हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। देखते हैं इसको थोड़ा सा। देखें भाई, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ? वायु अधिनियम कब पारित हुआ? जो कि वायु निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1981 में पारित हुआ। कब पारित हुआ भाई? 1981 में पारित हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत 0.5 से अधिक नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतिशत है वह 0.5 से अधिक नहीं है। जबकि आप देखेंगे नाइट्रोजन 78% यानी 78% पाया जाता है, जबकि ऑक्सीजन जो होता है 21% मतलब कि लगभग 21% पाया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आ चुका है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता सर्वप्रथम किस विद्वान ने लगाया था? तो भाई उसको लगाया था फॉरमन महोदय ने। किसने लगाया था? फॉरमन ने लगाया था। अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन में छिद्र का पता चला है, सर्वप्रथम किस विद्वान ने लगाया था? फॉरमन ने लगाया था, फॉरमन ने। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक भूमि प्रदूषण के लिए महत्वपूर्ण कारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक भूमि प्रदूषण के लिए महत्वपूर्ण कारक नहीं है? तो भाई जो मृदा अपरदन होता है, मृदा अपरदन जो होता है या भूमि प्रदूषण के लिए महत्वपूर्ण कारक नहीं है। जबकि कीटनाशकों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग और नगरीय अपशिष्ट का जमाव, ये सभी क्या है भाई? भूमि प्रदूषण के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, मतलब जिम्मेदार चीज़ें हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। वायुमंडलीय गैसों में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना पाया जाता है? तो 78% हमने बताया था। ऑक्सीजन का 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.5 से भी कम जो है मात्रा में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है? तो सूर्य प्रकाश के द्वारा वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। विटामिन डी जिससे मिलती है सूर्य के प्रकाश से। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? तो WWF। क्या? WWF जो है वो संस्था ऐसी है जो कि पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। भाई वे प्रदूषण को कैसे घटाते पेड़ पौधे? क्योंकि वह किसका अवशोषण करते हैं? तो किसका अवशोषण करते हैं भाई? वह कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। और किसको छोड़ते हैं भाई? तो वह छोड़ते हैं जो है ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों का दुष्परिणाम क्या होता है? चमड़ी का जलना। ठीक, चमड़ी का जलना मतलब क्या होता है? इससे भाई स्किन कैंसर होता है। क्या होता है? चमड़ी का जलना, स्किन कैंसर हो सकता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ओजोन परत के क्षरण को रोकने में क्या ओजोन परत के क्षरण को रोकने में मॉन्ट्रियल समझौता किस वर्ष किया गया था? तो एक समझौता किया गया था, मॉन्ट्रियल समझौता, जो कि ओजोन परत को जो क्षरण हो रहा है उसको कैसे बचाया जाए इस संबंध में। तो वही पूछ रहा कब हुआ था भाई? वो तो 1987 में हुआ था। कब? 1987 में हुआ था वह समझौता। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, भौतिक विज्ञान और पर्यावरण विषय। क्या? भौतिक विज्ञान और पर्यावरण विषय में कौन सा प्रकरण सम्मिलित रूप से है? भौतिक विज्ञान और पर्यावरण विषय में कौन सा प्रकरण सम्मिलित रूप में है? तो कौन सा है? जलवायु संबंधी प्रकरण। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन है?
नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन है भाई? नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन है? मेधा पाटेकर। कौन है? मेधा पाटेकर। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण वह मतलब कि पर्यावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। पर्यावरण वह शक्ति है जो कि हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है पर्यावरण के संदर्भ में? यह कथन है रॉस महोदय का। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। किसका है? रॉस महोदय का। ये पर्यावरण वह शक्ति होती है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा? तो रॉस महोदय ने कहा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हमारा पर्यावरण, क्या हमारा पर्यावरण वायुमंडल, पृथ्वी, जल एवं अंतरिक्ष से मिलकर के बना है? इसमें कौन कौन से घटक होते हैं? इसमें जैविक और अजैविक घटक 2 घटक होते हैं। ओके, जिससे हमारा पर्यावरण बना हुआ है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग, प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं वातावरण कहलाता है। ऐसी दशाओं का योग मतलब कि क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपको परिभाषा सीधे सीधे दी जा रही है। किसकी? पर्यावरण की, यानी वातावरण की। प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं उसी को हम वातावरण कहते हैं। इसका ये किसने कहा था? किसका कथन है? तो एजी टॉन्सले का। किसका है? एजी टॉन्सले का। किसका है? एजी टॉन्सले का। क्या कहा एजी टॉन्सले ने? कि प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं उसी को हम वातावरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट आ चुका है, भारत के प्रमुख हाथी संरक्षित क्षेत्र कौन से हैं? भारत के प्रमुख हाथी संरक्षित क्षेत्र कौन से हैं भाई? तो कौन सा है आपका? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में है। बिल्कुल है, ठीक है। आपसे अभी पूछ सकता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है। आपसे अभी पूछ सकता है राणा जी और जो है जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो कॉर्बेट और राष्ट्रीय उद्यान और राणा जी उत्तराखंड में स्थित है। तो इन सभी जगहों पर यानी ए और बी दोनों ऑप्शन में क्या होता है आपका? प्रमुख हाथी संरक्षित क्षेत्र हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और राणा जी और कॉर्बेट जो है राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ते हैं अगला, गौंडों के मतलब कि गैंडों के संरक्षण देने के उद्देश्य से गैंडा संरक्षण परियोजना कब और कहां प्रारंभ हुई थी? गैंडा संरक्षण परियोजना कब और कहां प्रारंभ हुई थी? गैंडों को संरक्षण देने के उद्देश्य के लिए। तो भाई 1987 की बात थी। असम में, असम राज्य में यह परियोजना शुरू की गई थी। कौन सी? गैंडा संरक्षण परियोजना। कहाँ पर? असम राज्य में 1987 में। पर्यावरण एक प्रकार से संबंधित जो नियम आया था, पर्यावरण संरक्षण नियम जो आया था, संरक्षण का अधिनियम जो आया था कब? 1986 में आया था। उसके बाद ही ये आया था। ठीक, आगे देखते हैं, प्रमुख गैंडा संरक्षित क्षेत्र जो है कौन से हैं? तो कौन से हैं भाई? इसमें देखें, काजीरंगा राइनो अभ्यारण्य जो है जोरहाट में है, और वहीं सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल में, ये भी है। ऑप्शन इसका सी, ए और बी दोनों। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न, हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर भारत चीन सीमा के समीप कौन सा अभियान चलाया गया? तो ऑपरेशन मृग चलाया गया था वहाँ पर। कहाँ पर? हिमालय की ऊंची ऊंचाइयों पर, ऊंची पहाड़ियों पर भारत चीन सीमा के समीप कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन मृग। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्वनि प्रदूषण। क्या ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण में कौन सा जो है कानून है? ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए कौन सा कानून है? तो 1998 में पर्यावरण संरक्षण कानून आई। उसकी धारा 6 के 1 में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित बातें बताई गई हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा होगा मेरे भाई, देखें इसको। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, क्या कि पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है भाई, बताएं पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आप सभी का। चलिए, पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है तो भाई कोयला से भी मिलता है, विद्युत से भी और पेट्रोलियम से भी। ये सब पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है सभी से। अगला है, गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कौन से हैं? तो यह भी एक प्रकार से भूगर्भिक शक्ति से भी निकाल सकते हैं, ज्वारीय शक्ति से और बायो शक्ति से, यानी इस उपयुक्त सभी ऑप्शन इसका भी डी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चक्रवात एवं आंधी तूफान किस तरह के प्रकोप होते हैं? तो ये सब कैसे हैं? वायुमंडलीय प्रकोप होते हैं, तूफान, चक्रवात, ये सब। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके लिए है, जल संसाधन आवश्यक नहीं है। जल संसाधन आवश्यक नहीं है तो भाई तापीकरण को रोकने में आवश्यक नहीं होते हैं। कौन? जल संसाधन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपके लिए, घरेलू वाहित मल। घरेलू वाहित मल कपड़ा, कागज़, लकड़ी आदि किस तरह के प्रदूषक हैं? घरेलू वाहित मल कपड़ा, कागज़, लकड़ी आदि किस तरह के प्रदूषक हैं? यह जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक हैं। कैसे हैं? जैव निम्नीकरणीय। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जीवमंडल में शामिल हैं? निम्नलिखित में से कौन जीवमंडल में शामिल हैं?
तो ये भाई जीव जंतु पेड़ पौधे मानव सभी शामिल है, उपयुक्त डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे भाई, फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ओके, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जीवमंडल को सर्वाधिक असंतुलित करता है। निम्नलिखित में से कौन जीवमंडल को सर्वाधिक असंतुलित करता है। तो मानव जो होता है या सर्वाधिक असंतुलित करता है किसको, जीवमंडल को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उपाय से जीवमंडल में जीव जंतुओं का संरक्षण हो सकता है। तो भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के माध्यम से। किसके, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के उपाय से जीवमंडल में जीव जंतुओं का संरक्षण हो सकता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। जीवमंडल का जीवमंडल का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वाधिक हुआ है। तो राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों के द्वारा। लगभग बता दें तो जीवमंडल का संरक्षण अधिक मात्रा में हो रहा है इसी के द्वारा, राष्ट्रीय उद्यानों के द्वारा और अभ्यारण्य के द्वारा। अगला प्रश्न है कि कीटनाशक दवाएं प्राकृतिक पर्यावरण को क्या करती हैं, हानि पहुँचाती हैं। तो कीटनाशक दवाएं प्राकृतिक पर्यावरण को क्या पहुँचाती हैं, हानि पहुँचाती। लाभ हानि दोनों नहीं पहुँचाती, क्या पहुँचाती, केवल और केवल हानि पहुँचाती हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न भाई आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो भाई क्या है, पर्यावरण में सामंजस्य बनाना। क्या, पर्यावरण में सामंजस्य बनाना, जीव संरक्षण करना, प्रदूषण उन्मूलन करना, सभी होता है। ऑप्शन इसमें से सभी, ठीक है, ये सभी। अगला प्रश्न आपके सामने, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है भाई। तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, पर्यावरण की परिभाषा क्या है। पर्यावरण की परिभाषा क्या है। मतलब कि एबायोटिक और बायोटिक घटक। बिल्कुल, एबायोटिक और बायोटिक घटक जो होते हैं, इन दोनों को मिला करके क्या बनता है, पर्यावरण बनता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, तो इसका लिए ए करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण विषय का मुख्य रूप से किस विषय से संबंध है। पर्यावरण विषय का मुख्य रूप से किस विषय से संबंध है भाई। तो गणित ऑप्शन में दिया है, हिंदी दिया, इतिहास, भूगोल। किससे संबंध है, भूगोल से संबंध है, जियोग्राफी से संबंध रखता है। तो जियोग्राफी जो व्यक्ति पढ़ रहे हैं, बीए थर्ड ईयर के छात्र रहे, उनके लिए भी यह लेक्चर इंपॉर्टेंट है बहुत अधिक मात्रा में। आगे देखते हैं, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा जो अनिवार्य वाले हैं उनका। और इसी प्रकार से अगर आपकी जो है आप कोई भी और परीक्षा होती, पर्यावरण संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाए, तो इस वीडियो को बस आपको देख लेना एक बार। आगे देखते, पर्यावरण का तत्व है। पर्यावरण का तत्व कौन सा है भाई। तो मृदा, जल, वायु सभी है पर्यावरण के तत्व। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ और जैव समूह कौन सा कहलाता है। तो भाई चरम अवस्था जो होती है, क्या, चरम अवस्था को हम क्या कहते हैं, मतलब कि पारिस्थितिक तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह हम कहते हैं चरम अवस्था को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, COD का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। COD का प्रयोग किसको मापने के लिए करते हैं हम। तो जल प्रदूषण को मापने के लिए हम COD का प्रयोग करते हैं। किसको मापने के लिए, जल प्रदूषण को मापने के लिए हम COD का प्रयोग करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट आ चुका है, शाकाहारी को माना जाता है। शाकाहारी को माना जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता माना जाता है। शाकाहारी कौन है व्यक्ति भाई, प्राथमिक उपभोक्ता। शाकाहारी कौन होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, वातावरण में ओजोन सतह पृथ्वी पर किससे सुरक्षा देती है। तो वातावरण में जो ओजोन सतह होती है, ओजोन जो परत होती है, ओजोन लेयर जो होती है, वह हमको सूर्य की पराबैंगनी किरणों से क्या करती है, बचाती है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। तो वातावरण में ओजोन सतह पृथ्वी पर हमें किससे सुरक्षा प्रदान करती है, सूर्य के पराबैंगनी किरणों से। आगे देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार थी। तो भाई मिथाइल आइसोसाइनेट ही जो है भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी, गैस के माध्यम से एक प्रकार से पूरा विस्फोट हो गया था, तो वह मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुआ था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, कैसा होता है भाई, उल्टा होता है, सीधा होता है, या फिर पहले उल्टा होता है बाद में सीधा होता है, कैसा होता है। तो परितंत्र में ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वह कैसा होता है, सीधा होता है। कैसा होता है भाई, सीधा होता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, खाद्य जल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य जल में ऊर्जा का प्रवाह होता है, कैसा, एक दिवसीय होता है, द्विदिशीय या चतुर्दिशीय होता है, या फिर त्रिदिशीय होता है। तो भाई खाद्य जल में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह एक दिशीय होता है। कैसा होता है, एक दिशीय होता है। ठीक, ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है,
देखें इसको, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? तो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? 21% है हवा में। ठीक, 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। ओके, कितने परसेंट? 21%। आगे देखते हैं वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है भाई? क्षोभ मंडल। सबसे निचली परत वायुमंडल की कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत आपकी कौन सी है? क्षोभ मंडल है। कौन सी है? क्षोभ मंडल। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने क्या है? ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, किस में मापा जाता है? डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण को हम मापते हैं, किस में? डेसिबल में। ओके, ध्वनि प्रदूषण किस में मापते हैं? डेसिबल में। पेयजल में आर्सेनिक प्रदूषण मतलब सर्वाधिक होता है। पेयजल में जो है क्या? पेयजल में आर्सेनिक प्रदूषण सर्वाधिक होता है। तो किस जो है मतलब कि जो है शहर में होता है? पेयजल में आर्सेनिक प्रदूषण किस मतलब कि किस शहर के जल में अधिक मात्रा में होता है? तो कानपुर में। कहाँ पर? कानपुर में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। आगे देखते हैं भाई, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ओजोन है, ओजोन क्या है? प्राथमिक प्रदूषक है या फिर द्वितीयक प्रदूषक है या फिर ए और बी दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो ओजोन क्या है भाई? द्वितीयक प्रदूषक की श्रेणी में आता है। क्या है? ओजोन द्वितीयक प्रदूषक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से जल की बीओडी को कौन बढ़ाता है? निम्न में से जल की बीओडी को कौन बढ़ाता है भाई? तो शर्करा मिल के अपशिष्ट जो होते हैं वह जल में बीओडी की मात्रा को बढ़ा देते हैं। शर्करा मिल के जो अपशिष्ट होते हैं यानी चीनी मिल के जो मलबे होते हैं उससे बढ़ जाता है। आगे देखते हैं, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा हुई थी? किस देश में हुई थी भाई? तो नॉर्वे में 1973 ईस्वी में सबसे अधिक मात्रा में क्या हुई थी? अम्लीय वर्षा हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ चुका है। मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन कौन सी एक मतलब कि कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस होती है? वायुयान के जो है जो वाहन होते हैं उनके साइलेंसर से जो गैसें निकलती हैं उनमें कौन कौन सी गैसें होती हैं, साथ ही साथ मतलब कि कौन सी गैसें होती हैं उनमें से मुख्य गैस कौन सी होती है जो कि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होती है? CO2। कौन सी? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक पारितंत्र में कौन से दो घटक होते हैं? तो भाई एक जीवीय और दूसरा अजीवीय, मतलब एक जैविक और दूसरा अजैविक घटक होते हैं। अगला प्रश्न, दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य में दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को हम क्या कहते हैं भाई? इकोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोटोन। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है क्या है? महासागर जो होता है यह सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। कौन? सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन माना जाता है? महासागर माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्लाई एश। फ्लाई एश मतलब क्या होता है? औद्योगिक प्रदूषक। फ्लाई एश यानी औद्योगिक प्रदूषक उत्पादित होता है किससे? तो थर्मल पावर प्लांट से उत्पादित होता है फ्लाई एश यानी औद्योगिक प्रदूषण। ठीक, ध्यान रखेंगे, थर्मल पावर प्लांट से। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। इसके प्रश्न का उत्तर देखते हैं। पहला आपके सामने प्रश्न दिया हुआ है, पहला क्या नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, शोर मचाने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? शोर मचाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि स्तर गीटर का। ध्वनि स्तर गीटर का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? शोर मापने के लिए। किसका? सॉरी, शोर मचाने के लिए हमने बोल दिया था ना। शोर मचाने के लिए नहीं मेरे भाई, नहीं तो आप जाकर के ख़रीद लाएं उसको। किसी को डिस्टर्ब करना है आपको तो जाकर के ध्वनि जो है एक प्रकार से जो ध्वनि जो है स्तर गीटर जो होता है उसको जाकर के आप ख़रीद लाएं। तो शोर मापने के लिए जो है ध्वनि स्तर मीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक, चलिए और बताइए फटाफट से क्या हाल चाल है आप लोगों के। वीडियो को शेयर कर दीजिए, मज़ा आ रहा है पढ़ने में। क्वेश्चंस अभी तक जितने बताए कुछ तो आपके पल्ले पड़े होंगे। एक बार दोबारा वीडियो देखेंगे तो दोबारा पल्ले पड़ जाएंगे, तिबारा देखेंगे बस हो जाएगा आपका काम। ठीक, ध्यान रखेंगे इस वीडियो को लगातार आपको 2 से 3 बार देख लेना है। 2 बार देख लीजिएगा बहुत है। ठीक, ऑनलाइन ही देखिएगा सभी लोग, ध्यान रखेंगे इस बात का। चलिए फटाफट से, मैंने इसीलिए ज़्यादा समय आपका बिल्कुल भी नहीं लिया है, बहुत तेज़ी से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, और आपकी परीक्षा जल्दी ही इसलिए और तेज़ी से बताना पड़ रहा है हमको। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके लिए। अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों आपके सामने आ चुका है, अपशिष्ट ठोस प्रबंधन। अपशिष्ट ठोस प्रबंधन का सबसे अच्छा तरीका है। अपशिष्ट ठोस प्रबंधन का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो भाई सबसे अच्छा तरीका आपका कौन सा है? सैनिटरी लैंडफिल। क्या? सैनिटरी लैंडफिल। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। ठीक, कौन सा करेक्ट है? बी करेक्ट है आपका। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, ताप विद्युत संयंत्र। क्या?
ताप विद्युत संयंत्र मुख्य रूप से उत्पादन करते हैं। किसका उत्पादन करते हैं भाई? ताप विद्युत संयंत्र जो होते हैं फ्लाई ऐश का निर्माण करते हैं। किसका? फ्लाई ऐश का उत्पादन करते हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ को खाते हैं, ऐसे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ को खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम क्या कहते हैं? अपघटनकारी। क्या कहते हैं उनको हम अपघटनकारी के नाम से जानते हैं। ऐसे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ को खाते हैं उनको हम अपघटनकारी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कुल प्राथमिक उत्पादकता सबसे अधिकतम है। कुल प्राथमिक उत्पादकता सबसे अधिकतम होती है खुले समुद्रों में। कहाँ पर होती है? खुले समुद्रों में होती है। क्या? प्राथमिक उत्पादकता सबसे अधिक मात्रा में। अगला प्रश्न है सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होता है? तो कौन होते हैं भाई? सागर होते हैं। महासागर दिया होता तो वो होता। ठीक, सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ पर होता है? सागरों का होता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है। पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक कौन सा होता है? तो भाई बैक्टीरिया, पौधे और कवक, ये सब कैसे हैं? ये सब जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। जबकि जो ह्यूमस होते हैं, ह्यूमस जो होते हैं मेरे भाई, या अजैविक घटक की श्रेणी में आते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर कि सीधा पारिस्थितिकी पिरामिड होता है। सीधा जो है पारिस्थितिकी पिरामिड होता है किसका? ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वह जो है पारिस्थितिकी का, तो ऊर्जा के पिरामिड जो होते हैं वह सीधे पिरामिड होते हैं। सीधे पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं ऊर्जा के पिरामिड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस का आयोजन। मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस का आयोजन 1972 ईस्वी में कहाँ किया गया? मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस का आयोजन सन 1972 ईस्वी में कहाँ किया गया था? कहाँ पर किया गया था? तो स्टॉकहोम में किया गया था। कहाँ पर? स्टॉकहोम में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा होगा। जीव भार आधारित ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। जीव भार, क्या जीव भार आधारित ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं? तो वन्य अपशिष्ट भी आते हैं और साकीय पादप भी आते हैं, मतलब ए और बी दोनों। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। तो जीव भार आधारित ऊर्जा के अंतर्गत वन अपशिष्ट और साकीय पादप दोनों आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया आपके सामने कि भारत के मैदानी क्षेत्रों में पारिस्थितिकी संतुलन कायम रखने के लिए मतलब किस आवरण की न्यूनतम प्रतिशत होती है? मतलब कि जो है के लिए आवरण का न्यूनतम प्रतिशत होता है। कितना परसेंट होता है भाई? तो भाई 33% जो होता है वह भारत के मैदानी क्षेत्रों में पारिस्थितिक संतुलन कायम रखने के लिए अधिकतम जो है एक प्रकार से आवरण का न्यूनतम प्रतिशत होता है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा है भाई। भारत के मैदानी क्षेत्रों में पारिस्थितिकी संतुलन कायम रखने के लिए वन आवरण, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा था। वन आवरण का कितने परसेंट चाहिए? तो 33% आपको चाहिए। कितने परसेंट? 33%। नेक्स्ट प्रश्न वहीं पर देखेंगे। अगला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको यूनेप के नाम से हम जानते हैं, UNEP, क्या UNEP की स्थापना जो हुई थी निम्न में से किस कार्यक्रम में की गई थी? किस कार्यक्रम में की गई थी भाई? किस कार्यक्रम में की गई थी? चले ये किस कार्यक्रम में की गई थी? तो भाई इसको किया गया था मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस में। मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस में किया गया था। ठीक, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में आपको नहीं दिखाई पड़ा होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था भाई? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वह कब हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था सन 2002 में हुआ था। कब हुआ था? सन 2002 में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था उसका आयोजन जो हुआ था कहाँ पर हुआ था? जोहान्सबर्ग में। कहाँ पर हुआ था? जोहान्सबर्ग में 2002 ईस्वी में हुआ था द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एजेंडा 21 से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन एजेंडा 21 से संबंधित है? तो रियो सम्मेलन जो होता है आपका वह एजेंडा 21 से जो है संबंध रखता है या संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं आप सभी लोग। अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडल का ऊष्मा बजट सौर विकिरण ऊष्मा का कितने प्रतिशत होता है? वायुमंडल का ऊष्मा बजट जो है सौर विकिरण का ऊष्मा कितने परसेंट होता है? तो ऊष्मा बजट जो होता है वायुमंडल का ऊष्मा बजट सौर विकिरण ऊष्मा का कितने प्रतिशत होता है? तो लगभग 48% होता है। कितने परसेंट होता है भाई? लगभग आपका 48% होता है। अगला देखते हैं, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं।
अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं? अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं कहाँ पर? स्थल मंडल में पाए जाते हैं। पेड़ पौधे कहाँ पर? स्थल मंडल में पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट आ चुका है, स्क्रीन पर आपके देखें इसको, फटाफट से देखने का प्रयास करें मेरे भाई, देखें इसको। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम तो जीवनक्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद कौन से हैं? बताइए। बहुत ही एक प्रकार से बड़ा प्रश्न है यह, और उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि यह प्रश्न आपके एग्जाम से पूछा जाए, लेकिन हो सकता है आपका जो है पेपर कठिन करने के लिए ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम से पूछ लें, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जीवधारी स्वयं, क्या आपसे प्रश्न क्या पूछा गया? आपसे प्रश्न पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों कि पारिस्थितिकी, क्या पूछा गया? पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। तो अपस्थानीय संरक्षण यही पद है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला है आपके सामने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 निकाल दी जाए तो सर्वप्रथम कौन से जीव प्रभावित होंगे? अगर मान लेते वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है 0.5% से नीचे लगभग, तो उसको अगर निकाल दिया जाए वातावरण से तो सबसे पहले कौन से जीव प्रभावित होंगे? सबसे पहले कौन से जीव प्रभावित होंगे भाई? आपको ऑप्शन में दिया है प्राथमिक उपभोक्ता, बी में दिया है द्वितीयक उपभोक्ता, सी में दिया तृतीयक उपभोक्ता और डी में दिया प्राथमिक उत्पादक। तो कौन प्रभावित होंगे भाई? सबसे पहले आपके कौन प्रभावित होंगे? प्राथमिक उत्पादक जो होंगे वही प्रभावित होंगे, प्राथमिक उत्पादक। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारित यानी क्षरण होना का क्या कहलाता है? जब अम्लीय वर्षा होती है तो ऐतिहासिक इमारतें जैसे ताजमहल वगैरह हो गए या फिर जो तमाम सारी मूर्तियां होती हैं उनका क्षरण होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको ड्राई डिपोजिशन कहते हैं। क्या? इसको ड्राई डिपोजिशन कहते हैं। क्या? ड्राई डिपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राई डिपोजिशन। किसको? अम्लीय वर्षा के कारण से जब ऐतिहासिक इमारतें या मूर्तियां क्या होती लगती हैं? क्षरण होने लगती, मतलब टूटने लगती हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम पारित किया गया। जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1978 में पारित किया गया, 1978 में। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण संकट का महत्वपूर्ण कारक नहीं है? तो ग्रामीण विकास जो होता है यह पर्यावरण संकट का महत्वपूर्ण कारक नहीं, जबकि नगरीकरण, औद्योगिकरण और प्रौद्योगिकी के विकास के माध्यम से बहुत अधिक मात्रा में पर्यावरणीय संकट हमारे सामने मंडरा रहा है और आ भी गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर आपके सामने आ चुका है मेरे भाई। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। हरित गृह प्रभाव का नाम दिया है। हरित गृह प्रभाव का नाम किसने दिया है? तो हैंसन महोदय ने दिया। किसने दिया है? हैंसन महोदय ने दिया। किसने दिया है? हैंसन महोदय ने दिया है। ओके, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत ही बड़ा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ा होगा। देखें इसको, देखें आप सभी लोग इसको फटाफट से देखें, पढ़ें इसको, फटाफट से पढ़ें और एक बार वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेहनत पसंद आ रही मेरी तो फटाफट से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही मेहनत करने के बाद में लगभग आपके बहुत सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए। लगभग मेरे पास 150-200 प्रश्न आपके हो चुके हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। 150-200 प्रश्न आप इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पर और आगे हम बढ़ते हैं। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है जीवनधारी। क्या? जीवनधारी स्वयं तथा उसके जीवन की संरचना अतीत जीवन तथा अतीत पर्यावरण की देन है। जीवनधारी स्वयं तथा उसके जीवन की संरचना अतीत जीवन तथा अतीत पर्यावरण की देन है। पर्यावरण जीवन के प्रारंभ से ही यहाँ तक कि वह शुक्र कीटों तक के विद्यमान रहता है, जो है शुक्र कीटों तक में विद्यमान रहता है। किसका कथन है? क्या? जीवधारी मतलब जीवनधारी स्वयं तथा उसके जीवन की संरचना अतीत जीवन तथा अतीत पर्यावरण की देन है। पर्यावरण जीवन के प्रारंभ से ही है, यहाँ तक कि वह शुक्र कीटों यानी छोटे छोटे कीटों तक में भी विद्यमान रहता है। कौन? पर्यावरण। किसका कथन है यह? तो भाई यह कथन है मैकाइबर और बेज का, जो कि एक बढ़िया समाजशास्त्री की श्रेणी में आते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पशुओं तथा उनकी हड्डी, दांत, खाल
आदि के व्यापार को रोकने हेतु कौन सी संस्था है। ये जो पशुओं की सींग वगैरह आप देखते मूवी पहले देखते होंगे, धर्मेंद्र वगैरह की मूवी, बहुत पहले धर्मेंद्र वगैरह की मूवी आपने देखा होगा, धर्मेंद्र साहब में। तो उसमें क्या होता है आपने देखा होगा, जंगल में एक जो है पुलिस होते हैं, या तो पुलिस जो है रक्षा करने के लिए जाते हैं जंगल में, हाथी दांत वगैरह बेचते हैं, दो तीन मतलब कि जो पुराने गुंडे होते हैं, ठीक, मतलब आपने मूवी में देखा होगा। तो कहीं ना कहीं पे जो पशुओं की हड्डी होती है, दांत होते हैं, खाल होते हैं, इन सब के जो व्यापार होते हैं इनको रोकने के लिए जो है भाई कौन सी संस्था होती है, तो ट्रैफिक नाम की संस्था है। कौन सी? ट्रैफिक नाम की संस्था इन सभी की देखरेख करती है। ऑप्शन इसका एक करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्या अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सुविधा संस्था का उद्घाटन किसने किया। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सुविधा संस्था का उद्घाटन किसने किया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। किसने? अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या किया था भाई, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सुविधा संस्था का उद्घाटन किया था। आगे बढ़ते हैं, भारत सरकार ने पर्यावरण संबंधी अलग विभाग की स्थापना कब की थी, तो अलग विभाग की स्थापना कब की थी, 1 नवंबर 1980 को की थी। कब? 1 नवंबर 1980 को की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई। पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो अगस्त के महीने में 1981 सन में हुई थी। 1981 में अगस्त के महीने में पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्राकृतिक संसाधनों के व्यापार सर्वेक्षण हेतु कौन से सरकारी संगठन सक्रिय होते हैं। प्राकृतिक संसाधन के व्यापार सर्वेक्षण हेतु कौन से सरकारी संगठन सक्रिय हैं, तो भाई भारतीय प्राकृतिक सर्वेक्षण एवं जो है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, यह भी एक प्रकार से सक्रिय हैं। मानव तथा जीव मंडल यह भी सक्रिय हैं। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन क्रॉस यह भी सक्रिय है। मतलब इनमें से जो है ये तीनों के तीनों नहीं सक्रिय हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। आपसे पूछा गया प्राकृतिक संसाधन के व्यापार सर्वेक्षण हेतु कौन से सरकारी संगठन सक्रिय हैं, तो भाई कोई सक्रिय नहीं, ध्यान रखें। क्या? कोई सक्रिय नहीं, इनमें से कोई सक्रिय नहीं है। ठीक, क्या? इनमें से कोई सक्रिय नहीं है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अप्रैल 1973 ईस्वी में किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। अप्रैल 1973 में किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को भाई क्या घोषित किया गया था, तो क्या घोषित किया गया था मेरे भाई, 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र है ये, भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। समझ में आ रहा है ना सारी बातें आपको। आगे देखो, हमारा पर्यावरण कैसे बनता है। तो हमारा पर्यावरण वायुमंडल, पृथ्वी, जल एवं अंतरिक्ष सभी को मिलाकर के बनता है। किससे? वायुमंडल, पृथ्वी, जल एवं अंतरिक्ष सभी को मिलाकर के हमारा पर्यावरण बनता है। ऑप्शन इसका यही करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1972 ईस्वी में गुजरात सरकार ने कौन सी परियोजना प्रारंभ की थी, तो कौन सी परियोजना प्रारंभ कर थी? गिर सिंह परियोजना 1972 ईस्वी में जो है परियोजना प्रारंभ की गई, जो कि गुजरात सरकार ने की थी। ठीक, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग फटाफट से। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई, प्रश्न क्या दिया हुआ है आपसे, प्रश्न आपको दिया हुआ है पारिस्थितिकी संकट का तात्पर्य है। तो भाई कौन सा तात्पर्य है, जो है पर्यावरण ह्रास हो रहा है, पर्यावरण में कमी हो रही है, बिल्कुल यह भी है। परिस्थिति असंतुलन भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, पर्यावरण का असंतुलन भी बढ़ता जा रहा है, तो ये सभी हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी संकट का कारण क्या है। तो भाई कारण क्या है? तीव्र औद्योगिक विकास हो रहा है, तीव्र जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, अत्यधिक तकनीकीकरण भी हो रहा है, तो ये सभी। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन से होते हैं? सौर ऊर्जा जो है वह प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास पर प्रभाव डालता है? तो ह्यूमस भी डालते हैं, जो है पौधे के विकास पर जो है एक प्रकार से प्रभाव डालते हैं। मृदा में मौजूद जो रासायनिक पदार्थ हैं वहाँ भी डालते हैं, सौर ऊर्जा भी डालती, तो ये सभी। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र का निम्नलिखित में से
पारिस्थितिकी तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा घटक जैविक घटक है? कौन सा घटक जैविक घटक है मेरे भाई? तो जो परपोषी, स्वापोषी और शाकाहारी, ये सभी के सभी क्या होते हैं? पारिस्थितिक तंत्र का जो है एक प्रकार से घटक होते हैं, जैविक घटक। ओके, आगे देखते हैं। तो ये सभी ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो भाई जो है कौन शामिल है? पठार जो है वह शामिल है। ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जो है कौन शामिल है? पठार शामिल है। ओके, लेगून जो है झील है, सागर का तट, ये सब जो है सागरीय बायोम के लिए जो है उत्तरदायी हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है, सभी जीवधारी तथा मानव जीव जंतु तथा वनस्पति किसमें मतलब कि सम्मिलित हैं? सभी जीवधारी तथा मानव जीव जंतु तथा वनस्पतियाँ किससे सम्मिलित, मतलब कि किसमें सम्मिलित हैं? तो जैविक पर्यावरण में सम्मिलित हैं। कौन कौन सी चीज़ें? मानव जीव जंतु और जितनी भी वनस्पतियाँ होती हैं, इन सभी को हम जैविक पर्यावरण कह सकते हैं। ठीक, आपसे पूछेगा जैविक पर्यावरण के तत्व कौन, मतलब जैविक पर्यावरण है क्या है? तो जीव जंतु है, जीवधारी सभी जितने हैं। ठीक, मतलब जिसमें भी सजीव चीज़ें हैं वह सभी जैविक होते हैं, और निर्जीव वगैरह अजैविक में आते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निर्जीव तत्व जैसे मिट्टी, खनिज, जल तथा वायु किस तरह के पर्यावरण में आते हैं? तो अजैविक पर्यावरण या भौतिक पर्यावरण में आते हैं। या तो आपसे पूछे भौतिक पर्यावरण है तो खनिज, मिट्टी, जल, वायु, ये सब क्या है? भौतिक पर्यावरण है। जबकि अजैविक पर्यावरण कौन है भाई? जैविक पर्यावरण आपकी जितने भी जीवन चीज़ें हैं, जैसे पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, मनुष्य, जीव जंतु, ये सब। ठीक, ध्यान रखिए, अजैविक पर्यावरण और भौतिक पर्यावरण लगभग एक ही होते हैं। आगे देखते हैं, नैरोबी सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो लगभग 105 देशों ने भाग लिया था नैरोबी सम्मेलन में। कितने देशों ने भाग लिया था? तो 105 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया में भूमि की उत्पादन क्षमता में होता है। मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया से भूमि की उत्पादन क्षमता में क्या होता है? ह्रास होती है। मरुस्थलीकरण से क्या होता है? ह्रास, मतलब कि जब भी आप देखेंगे कहीं पर भी मरुस्थल अगर बनेगा तो उससे क्या होता है? भूमि की उर्वरक क्षमता में क्या आती है? कमी आती है। भूमि की प्रक्रिया मतलब उत्पादन क्षमता में क्या होती है? कमी होती है, यानी ह्रास होती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, वन विनाश का क्या अर्थ होता है? वन विनाश का क्या अर्थ होता है? वनों का कटना। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा होगा। फटाफट से वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फटाफट से मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए मेरे भाई, क्यों नहीं लाइक कर रहे हो? आगे देखते हैं, पर्यावरण की जागरूकता में नहीं आता है। पर्यावरण की जागरूकता में नहीं आता है, कौन नहीं आता है? तो राजनीतिक समस्या जो होती है पर्यावरण की इसमें नहीं आएगी। बाकी प्राकृतिक प्रकोप, सामाजिक सांस्कृतिक समस्या और प्रदूषण, ये सब आते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, पर्यावरण को सर्वाधिक प्रदूषित किया है किसने किया है? औद्योगिकरण ने किया है। पर्यावरण को किसने प्रदूषित किया सबसे अधिक मात्रा में? उद्योगों के माध्यम से पर्यावरण में अधिक मात्रा में क्या हुई है मेरे प्यारे दोस्तों? पर्यावरण में अधिक मात्रा में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। किसके कारण से हुई है मेरे भाई? तो किसके कारण से हुई? औद्योगिकरण से हुई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक पारिस्थितिकी की विचारधारा प्रस्तुत की है। सामाजिक पारिस्थितिकी की विचारधारा किसने प्रस्तुत की है? तो आर.डी. मैकेंजी ने। किसने? आर.डी. मैकेंजी ने प्रस्तुत की है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप सभी लोग, पर्यावरण को ऊर्जा प्राप्त होती है। पर्यावरण को ऊर्जा प्राप्त होती है किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। पर्यावरण को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा घटक महत्वपूर्ण होता है? जैविक घटक, अजैविक घटक, या फिर जलवायु के तत्व, या फिर उपर्युक्त सभी? तो भाई पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में सभी के सभी जैविक, अजैविक और जलवायु या फिर भौतिक सभी के सभी घटक जो होते हैं वह इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, उपर्युक्त सभी घटक। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, जैविक घटक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन, मतलब कि किस वैज्ञानिक ने अपनी संकल्पना 1842 में प्रस्तुत की थी? जैविक घटक से संबंधित निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी संकल्पना 1842 में प्रस्तुत की थी? किसने की थी? तो लिंडमैन ने की थी। किसने? लिंडमैन ने। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला बढ़ते हैं आगे प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा है। फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, जितने भी देख रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल आप सभी लोगों को, गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक, अभी रुकिए थोड़ा, अभी क्लास आपकी होनी है। ठीक, ध्यान रखेंगे।
बड़े आसानी से क्लास लीजिए, पानी वगैरह पी करके आप क्लास लीजिए। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने। औपचारिक पर्यावरण शिक्षा का अर्थ होता है। औपचारिक पर्यावरण शिक्षा का क्या अर्थ होता है? तो भाई मतलब कि संगोष्ठियों द्वारा पर्यावरण शिक्षा, संगोष्ठियों द्वारा पर्यावरण शिक्षा जो होती है वह औपचारिक पर्यावरण शिक्षा का अर्थ होता है। आगे देखते हैं औपचारिक पर्यावरण शिक्षा का क्या अर्थ होता है? व्याख्यानों द्वारा पर्यावरण शिक्षा, प्राथमिक उच्च स्तरीय शिक्षा, या संगोष्ठियों द्वारा पर्यावरण शिक्षा, या फिर पाठ्यक्रमों द्वारा शिक्षा जो है पर्यावरण शिक्षा। तो औपचारिक पर्यावरण शिक्षा का मतलब होता है आपका क्या भाई? संगोष्ठियों के द्वारा पर्यावरण की शिक्षा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। वायुमंडलीय ओजोन परत, वायुमंडलीय ओजोन परत, क्या वायुमंडलीय ओजोन परत जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है उसका क्षरण निम्न में से बढ़ने से होता है? हमने क्या बता दिया था यहाँ पर आपको? औपचारिक पर्यावरण शिक्षा, सॉरी यहाँ पर औपचारिक मतलब क्या होता है? जबकि आप किसी पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग आप शिक्षा करते हो, तो पाठ्यक्रमों के द्वारा पर्यावरण की जब आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसको हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। जब आप संगोष्ठियों के द्वारा शिक्षा प्राप्त करते हैं, अपने साथियों के द्वारा या किसी के द्वारा आपको कोई बता दे कि पर्यावरण ये चीज़ें है या फिर वो चीज़ें है, तो वैसी शिक्षा आपकी क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों? अनौपचारिक शिक्षा होती है, ध्यान रखेंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडलीय ओजोन परत, वायुमंडलीय ओजोन परत, क्या वायुमंडलीय ओजोन परत जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है उनका क्षरण निम्न में से बढ़ने से होता है? किसके बढ़ने से होता है? ओजोन परत का क्षरण जो होता है वह किसके जो है किस कौन सी गैस से होता है अधिक मात्रा में? तो जो रेफ्रिजरेटर और कूलर वगैरह से जो गैसें निकलती हैं, फ्रिज वगैरह से, उन्हीं से मतलब जो AC से निकलती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, उसके अधिक उत्सर्जन से क्या होता है? ओजोन परत में क्षरण होता है, जिसके कारण से स्किन कैंसर की समस्या बढ़ रही है। आगे देखते हैं। भूमि उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए किस फसल को उगाया जाता है? तो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए किस फसल को उगाया जाता है भाई? तो सनई, सनई जो होते हैं गांव वगैरह में आप देखते होंगे, सनई अगर आप खेत में बो देते हैं तो वो कोई खाने की चीज़ नहीं होती है, उसको इसीलिए बोया जाता है ताकि वो भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़े। उसको पहले बो दिया जाता है, उसके बाद में बड़ी बड़ी हो जाती है, उसके बाद में उसमें जो है ट्रैक्टर वगैरह कुदा करके उसको मतलब कि एक प्रकार से उसकी जुताई कर देती खेत की, और वह सनई के जो पौधे होते हैं सब उसी मिट्टी में मिल जाते हैं। इससे क्या होता है? भूमि की जो उर्वरक क्षमता होती है बढ़ जाती है। आगे देखते हैं। मृदा की क्षारीयता को किस उर्वरक से दूर करते हैं? अगर आपकी मृदा जो है मिट्टी क्षारीय हो गई है तो उसको कौन से उर्वरक डालने से जो है वो क्षारीय दूर होता है? तो अगर आप जिप्सम डालते हैं, जिप्सम डालेंगे तो मृदा की क्षारीयता क्या हो जाएगी? आपकी एक प्रकार से दूर हो जाएगी। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न गोल क्रांति, अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गोल क्रांति भाई, गोल क्रांति क्या है? गोल क्रांति यानी राउंड रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो भाई गोल क्रांति किससे है? आलू से संबंधित है, आलू उत्पादन से गोल क्रांति संबंधित है। किससे? आलू उत्पादन से गोल क्रांति संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आपके सामने है। हिमालयन हिमालयन क्या लिखा है? हिमालयन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम हेस्को के नाम से जानते हैं, उसके संस्थापक कौन है? तो भाई सुनीता नारायण जो हैं इसके संस्थापक हैं। किसके? हेस्को के। आपसे शॉर्ट में पूछेगा क्या हेस्को के संस्थापक कौन हैं? तो सुनीता नारायण हैं हेस्को के संस्थापक। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नीली क्रांति किससे संबंधित है? भाई नीली क्रांति जो है आपकी मछली उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मछली, आपका जल नीला होता है, जल में मछली पाई जाती है, तो नीली क्रांति से संबंधित है आपका क्या? मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग किस देश के निवासी हैं? ग्रेटा थनबर्ग किस देश के? तो स्वीडन के निवासी। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते। स्माग, स्माग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड के डॉक्टर हेनरी एंटोनी ने कब किया था? तो 1905 ईस्वी में स्माग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड के एक व्यक्ति थे डॉक्टर हेनरी एंटोनी, उन्होंने किया था 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है सर्वाधिक अस्थाई, सर्वाधिक अस्थाई पारिस्थितिक तंत्र किसका होता है भाई? सर्वाधिक अस्थाई जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वह किसका होता है? तो वह समुद्र का होता है। किसका होता है? समुद्र का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण जीवित और अजीवित के मध्य अंतर क्रिया का अध्ययन करता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम पारिस्थितिकी कहते हैं। क्या कहते हैं?
पारिस्थितिकी कहते हैं। पर्यावरण जीवित और अजीवित के मध्य अंतर क्रिया का अध्ययन करता है, मतलब अध्ययन कहलाता है। तो पारिस्थितिकी क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई पड़ रहा होगा। पर्यावरण के प्रमुख कारकों में मेरे प्यारे दोस्तों कौन सा कारक सम्मिलित है? तो कौन सा कारक सम्मिलित है? कौन सा कारक है भाई? भौगोलिक स्थिति, जलवायु, वनस्पति, इनमें से सभी। क्या करेक्ट आंसर होगा? पर्यावरण के, क्या आपसे पूछा रहा है? पर्यावरण के प्रमुख कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सम्मिलित है? तो भाई इनमें से सभी कारक जो हैं वह पर्यावरण के एक प्रकार से प्रमुख कारकों में सम्मिलित होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है, आ चुका है आपके स्क्रीन पर। बृहत वृक्षारोपण। एक बार सभी लोग मेरे प्यारे दोस्तों लाइक करेंगे। सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर नए आए हैं तो, ठीक। चले, बृहत वृक्षारोपण अभियान किससे शुरू किया? बृहत वृक्षारोपण अभियान किसने शुरू किया भाई? तो किसने शुरू किया था? मनमोहन सिंह जी ने शुरू किया था 1990 ईस्वी में। 1990 ईस्वी में बृहत वृक्षारोपण अभियान शुरू किया मनमोहन सिंह जी ने, ठीक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्राथमिक उपभोक्ता है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्राथमिक उपभोक्ता है भाई? चीता, हिरण, लोमड़ी या सांप? कौन है भाई? तो प्राथमिक उपभोक्ता निम्न में से हिरण होगा आपका। क्या होगा? हिरण होगा, ठीक, ध्यान रखेंगे। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? हिरण है, ठीक। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय क्षेत्र में भूमिगत जल का स्तर होता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में भूमिगत जल का क्या स्तर होता है? मरुस्थलीय क्षेत्र में भूमिगत जल का क्या स्तर होता है? तो अधिक नीचा होता है। जहाँ पर आप देखेंगे जो है मरुस्थल होगा राजस्थान वगैरह में, आप देखेंगे तो जल स्तर जो होता है बहुत नीचे चला जाता है, ठीक। और अब हम लोगों के यहाँ पर देखेंगे तो आप देखेंगे 30-35 फुट पर आपको पानी मिल जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। सूखा व अकाल से मतलब कि मरुस्थलीय क्षेत्र क्या होता है? सूखा अकाल से मरुस्थलीय क्षेत्र बढ़ता है या घटता है या समान रहता है या ना घटता है ना बढ़ता? तो भाई जब सूखा अकाल पड़ेगा तो मरुस्थलीय क्षेत्र क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक। चूँकि आप पानी नहीं पाएगी मिट्टी तो क्या हो जाएगा? बंजर में तब्दील हो जाएगी। और बंजर में हो गई मतलब कि मिट्टी मर गई। मरने के बाद में क्या? मरु मतलब क्या होता है? मरी हुई मिट्टी। जहाँ पर कुछ भी ना हो तो उसी को मरुस्थल कहते हैं हम। आपसे क्या होगा? बढ़ेगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव वनों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। मैंग्रोव वनों पर, मैंग्रोव जो वनस्पति है जो कि पश्चिम बंगाल के साइड पाई जाती है, आप देखेंगे सुंदरबन के डेल्टा में मैंग्रोव नामक वनस्पति। तो उन वनों पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है भाई? रासायनिक हथियारों का पड़ा है, ठीक। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, ए वाला इज राइट आंसर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अनियोजित विकास का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। अनियोजित विकास का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, किस पर पड़ता है? तो पारिस्थितिकी संकट पर पड़ता है। किस पर? तो पारिस्थितिकी संकट पर पड़ता है। क्या? अनियोजित विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है पारिस्थितिकी संकट पर। आगे देखते हैं भाई, असीमित खनन का प्रभाव। असीमित खनन का प्रभाव पड़ता है। असीमित खनन का प्रभाव पड़ता है, किस पर पड़ता है? तो वन विनाश पर भी पड़ता है, मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, मृदा अपरदन पर भी पड़ता है, मतलब ये सभी, इन सभी पर पड़ता है, ठीक। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे प्रश्न चल रहे हैं। फटाफट से लाइक करिए, बस ज़्यादा आपकी जो है नहीं बचे हैं प्रश्न, बस जो है लास्ट सीन चल रही है आपकी, ध्यान रखेंगे। चले, पृथ्वी पर कितने कैलोरी सौर ऊर्जा प्रति वर्ग सेंटीमीटर यानी मिनट प्राप्त होती है? प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त होती है पृथ्वी पर कितने किलो कैलोरी सौर ऊर्जा? तो 1.4 ग्राम। 1.4 ग्राम सौर ऊर्जा प्रति वर्ग सेंटीमीटर जो है प्रति मिनट में प्राप्त होती है सूर्य से, ठीक। ऑप्शन इसका क्या होगा? ए करेक्ट होगा। 1.94। क्या? 1.94 ग्राम। आगे देखते हैं, पतझड़ वन पाए जाते हैं भाई। पतझड़ जो वन होते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? तो यह मध्य तापीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पतझड़ वन जो होते हैं मध्य तापीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। किस जो है किस में पाए जाते हैं? मध्य तापीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। चले, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके और बहुत ही अच्छा लग रहा है पढ़ाने में, ठीक। आगे देखते हैं, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो भाई किसने करा था? किसने करा था सर्वप्रथम? किसने करा था मेरे प्यारे दोस्तों? ईजे। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? कोमांडी ने किया था। किसने? कोमांडी ने किया था। इनका क्या नाम है पूरा? ईजे कोमांडी। ईजे कोमांडी, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है? पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है भाई? देखेंगे वनस्पति और वायु, ये सब क्या है भाई? पर्यावरण के जैविक कारक आपसे पूछ रहा है। पर्यावरण के जैविक कारक कौन से है आपका भाई?
भाई, तो वनस्पतियाँ जो होती हैं वह पर्यावरण की क्या है, जैविक कारक है। वनस्पति क्या है, जैविक कारक है पर्यावरण की। जब बाकी मृदा, प्रवाहित जल, वायु, ये सब क्या है, अजैविक कारक हैं, जो कि एक प्रकार से निर्जीव चीज़ें हैं। बाकी वनस्पति आपकी क्या है, सजीव होती है। तो इतने सारे के सारे प्रश्नों को आपने समझा मेरे प्यारे दोस्तों। क्या ये सारी बातें आपके समझ में आ गई? इतने सारे प्रश्नों को आपने जाना एक ही वीडियो के अंतर्गत। आपने बहुत सारे प्रश्नों को समझा, बहुत सारी चीज़ों को जाना। ऐसा क्या आपने पूरी यूट्यूब पर कभी कोई वीडियो देखा नहीं देखा होगा शायद। एक ही वीडियो के अंतर्गत लगभग आपने 500 से अधिक प्रश्नों को तैयार किया। बहुत सारे प्रश्नों को हमने इसमें बताया। आप देखते हैं इसी प्रकार से आपके सामने कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं एक ही वीडियो में। मुझे एक प्रकार से बहुत सारी वीडियो बनाने का कोई शौक नहीं है, एक ही वीडियो में आपका काम हो जाए। नहीं तो मैं भी आपके सामने एक चैप्टर मतलब कि एक प्रकार से आपको बताऊं कि जो है मेरा ये मतलब कि इसका 1 2 3 4 5 इसी में आप मत भ्रम हो जाए आपका। तो भाई जाको मत भ्रम भयो खगेशा ताको पश्चिम भयो दिनेशा। तो आपका मत भ्रम नहीं करना चाहता मैं। लगातार आपको प्रश्नों को दिखाने का प्रयास किया। एक एक प्रश्न ऐसे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, लगातार परीक्षा में पूछे जाने वाले सारे के सारे प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों को 1 से 2 से 3 बार आप वीडियो को देखेंगे, परीक्षा देने जाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आपके परीक्षा में यहीं से लगभग आपके प्रश्न फंसेंगे। ओके, सारे के सारे प्रश्न आपने देख लिया, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। ओके, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, फिर हम मिलें नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखने का प्रयास करेंगे। ओके, सभी लोग कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, और मैं बता दूं आपको, यहाँ पर आपने देखा होगा जैसा कि हमने इसमें बताया था, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा इस वीडियो को देखने के बाद में। और बहुत ही अनिवार्य है यह प्रश्न पत्र, ध्यान रखेंगे। 2020-21 मतलब कि 2020 क्या बोल रहे हैं हमें, 20 की परीक्षा तो हो चुकी है। 20 की परीक्षा से अगर आपने नहीं देखा, ध्यान रखेंगे 2020 की जो परीक्षा हुई थी इसकी, राष्ट्र गौरव वगैरह की और पर्यावरण की और मानवाधिकार की, उन सभी संबंधित वीडियो अपलोडेड है। और मानवाधिकार और राष्ट्र गौरव को आपको देखना, तो उसके लिए भी प्रॉपरली वीडियो हो, उसको भी देख लीजिएगा आप, हमारे चैनल पर उपलब्ध है। और 2020 में जो पेपर होता है उसका आंसर की हमने डाल दी थी उसी वक्त, तो उसको देख लीजिएगा। ठीक, और 2022 की जो परीक्षा आने वाली उसके लिए भी यह लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा। 23 की परीक्षा मतलब जब भी आपकी परीक्षा आएगी यह लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक, वहीं आप लोग ये पॉलिटिकल साइंस का देख लीजिएगा, एजुकेशन का देख लीजिएगा। जितने भी हमारे चैनल पर मॉडल पेपर पड़े हुए हैं उनको आप सभी लोग देख लीजिएगा। चैप्टर वाइज वीडियो बहुत सारे पड़े हैं, उनको भी देख लीजिएगा। आपके तमाम सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और तमाम सारे प्रश्न आपके परीक्षा में फंस जाएंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद आप सभी का, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, चलिए आप लोग जा करके खाना वगैरह खाइए और मैं भी चलता हूँ अब। ठीक, चलिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर। गुड बाय नहीं बोल सकते, बाय बोल सकते हैं। ठीक, चलिए टाटा, गुड नाइट सभी लोगों को, टेक केयर, सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कल की क्लास में। ओके, चलिए।